जय हिंद दोस्तों। मैं विशाल राज आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्मी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का ये जो क्लास आप देख रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है भारत की जनजातियाँ। भारत की जनजातियाँ। तो इस क्लास में हम लोग भारत की जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे और भारत की जितनी भी जनजातियाँ हैं जो एग्जाम में कहीं से भी जनजाति से रिलेटेड अगर प्रश्न बनता हो तो उनसे आपको इससे बाहर कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो यह जो वीडियो रहने वाला है ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। किसी भी एग्जाम में अगर आदिवासी या मतलब जनजाति संबंधित कोई भी अगर प्रश्न देखने के लिए मिलेगा या पूछता है तो आपको इस क्लास से बाहर कहीं भी बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर इस क्लास को आप शुरू से लेकर के अंत तक अच्छी तरह से देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपको आदिवासी या जनजाति के बारे में कहीं और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आइए चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए ये क्या टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है जनजाति। क्या है? भारत की जनजाति। भारत की जनजाति यानी भारत में जितनी भी जनजातियां हैं इन सभी जनजातियों को हमने क्या लगभग इस क्लास में पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया है। तो चलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं जब भी जो भी वीडियोस ला रहा हूं आपके बीच में वो हमेशा एग्जाम के दृष्टिकोण से देखते हुए ये वही टॉपिक हैं जो हमेशा एग्जाम में इनसे प्रश्न देखने के लिए मिलता है। या तो फिर आप मेरा जितना भी यूट्यूब पे वीडियो डाला गया है आप उल्टा कर देख सकते हैं, आपको किसी न किसी एग्जाम में एक प्रश्न क्षेत्र से देखने के लिए जरूर मिला होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए जनजाति के बारे में बात करें तो जनजाति जो शब्द है ये आदिवासियों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? आदिवासियों का शब्द है। तो आपको बता दें कि विश्व में कहाँ पे? विश्व में यानी पूरा वर्ल्ड का बात करें तो विश्व में सबसे अधिक जनजाति जो आबादी वाला देश है ये भारत है। यानी भारत में जनजाति जो है अलग अलग प्रकार के विभिन्न विभिन्न प्रकार के देखने के लिए मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि विश्व में सबसे अधिक जनजाति आबादी वाला। आप देखिए बहुत जो पॉइंट लिखे हुए ही हैं, लेकिन इसके अलावा हम जो है ये सारा पॉइंट के बारे में हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, इसके बारे में डिटेल्स आपको हम बताएंगे। तो आपको कलम कॉपी उठा करके अपने कॉपी पे लिखना है, ठीक है? कलम उठा लीजिए और कॉपी पे इत्मीनान से जो भी वर्ड बोलते जाते हैं आप पॉइंट बना करके या कहानी के तौर पर इसको आप लिखते जाइएगा, ठीक है? बिना लिखे हुए आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप सिर्फ कहानी की तरह सुन लीजिएगा फिर माइंड से आपका निकल जाएगा। इसलिए आपको प्रत्येक के बारे में डिटेल्स बताएंगे वो आपको लिखना होगा, ठीक है? चलिए सुनिए, कहता है क्या कि विश्व में सबसे अधिक जनजाति जो है वो जनजाति वाला देश कौन सा देश है? तो भारत है। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ दिया जाए कि विश्व में सबसे अधिक जनजाति वाला देश कौन सा देश है तो आपका हो जाएगा भारत। कौन सा हो जाएगा? भारत। पहले से इन सभी के जानने से पहले इनके बारे में जो रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनको आप लोग लिखते जाइए, हम बोलते जाते हैं, आप समझ करके उसको लिखिए। कहता है विश्व में सबसे अधिक जनजाति आबादी वाला देश कोई देश है, कौन सा देश है? वो है भारत है। इसके बाद कहता है कि भारत में आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? भारत में जितने भी आदिवासी हैं इन आदिवासियों के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? अनुसूचित जनजाति। क्या बोलते हैं? अनुसूचित जनजाति। आपको ध्यान रखना है कि भारत में आदिवासियों के लिए क्या शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? अनुसूचित जनजाति का। क्या प्रयोग करते हैं? अनुसूचित जनजाति का। और इसका मूल जो निवासी है क्षेत्र आदिवासी ही माने जाते हैं। कहते हैं भारत में जितने भी लोग देख रहे हैं आप इनका यानी कहने मतलब भारत के जो मूल निवासी है वो आदिवासी ही थे। कौन थे? आदिवासी। यानी कहा जाता है कि भारत का मूल निवासी जो है कौन थे? भारत का तो भारत के मूल निवासी कौन हो गए? आदिवासी हो गए। और भारत में आदिवासियों के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एसटी। क्या कहते हैं? एसटी। एसटी मतलब क्या? शेड्यूल टेररिज्म। यानी कि इसके लेकर के हम लोग हिंदी में उसको कहते हैं अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति आपको ध्यान रखना है। और आपको ये बता दें कि भारत में जो मूल निवासी थे तो भारत का मूल निवासी कौन है? तो भारत का मूल निवासी आदिवासी लोग हैं। भारत के मूल निवासी कौन है? आदिवासी हैं, ठीक है? इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं किया गया है। हमारा संविधान लिखा गया जब तो हमारे भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं किया गया है, जबकि हमारे भारत का मूल निवासी कौन है? वही आदिवासी है जिसको हम लोग अनुसूचित जनजाति कहते हैं। लेकिन जब हमारा संविधान लिखा गया तो हमारे भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन ध्यान रहे कि अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति का प्रावधान किया गया है। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई परिभाषा नहीं दिया गया, ठीक है? यानी उसका परिभाषित उसको नहीं किया गया है। लेकिन अनुच्छेद 342 जो है हमारे संविधान में आर्टिकल 342 जो है उसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान किया गया है। उसके बारे में वहां पे चर्चा की गई है, ठीक है? चलिए इसके बाद जो है अनुसूचित जनजातियों का अगर लिंगानुपात की बात करें, भारत में अनुसूचित जनजातियों के लिंगानुपात बात करें तो भारत में जो अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात है प्रति 990 महिला 1000
पुरुष के पीछे है, यानी कि 990 महिला है प्रति 1000 पुरुष। आपको ये बता दें कि भारत में आदिवासी जिसको बोलते हैं या अनुसूचित जनजाति बोलते हैं, उसका जो लिंगानुपात है, पर्सनली हम बोल रहे हैं एसटी के बारे में, किसके बारे में कह रहे हैं, एसटी के बारे में, यानी अनुसूचित जनजाति के बारे में। भारत में अनुसूचित जनजातियों का जो लिंगानुपात है प्रति 990 महिला 1000 पुरुष है। क्या है, 990/1000, यानी कि इसका कहने मतलब हो गया कि आदिवासियों का यानी अनुसूचित जनजातियों का जो लिंगानुपात है 990 महिला प्रति 1000 पुरुष है। 990 महिला प्रति 1000 पुरुष, 990 महिला है प्रति 1000 पुरुष, यानी इसको बोलते हैं लिंगानुपात। यानी लिंगानुपात कैसे निकल जाता है, तो 990 को ऊपर रखिए और बटे को 1000 में कर दीजिए, इसको हम लोग निकाल देंगे तो ये निकल जाएगा लिंगानुपात। क्या निकल जाएगा, लिंगानुपात, यानी 990 महिला प्रति 1000 पुरुष, 990 महिला प्रति 1000 पुरुष। ये किसका है, अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात। भारत में ये देखने के लिए मिलता है। इसके बाद एक शब्द आता है युवागिरी। क्या आता है, युवागिरी। आपको हम बताते जाते हैं, आप लिखते जाइए और इस बात को ध्यान रखिए कि जगह कम है तो हम मिटाएंगे जरूर, इसलिए आपको हमेशा इस चीज को तुरंत से लिख लीजिए या फिर वीडियो को रोक करके आप इस चीज को आराम से सुन करके लिख सकते हैं। हम क्या बताएं आपको, युवागिरी। युवागिरी क्या है, इस चीज को समझिए। युवागिरी क्या है, ये आदिवासियों के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया। युवागिरी किसके लिए बनाया गया है, आदिवासियों के लिए। तो युवागिरी का मतलब होता है ये एक ऐसा प्रशिक्षण केंद्र है। युवागिरी क्या है, प्रशिक्षण केंद्र, ट्रेनिंग सेंटर है ये क्या है, ट्रेनिंग सेंटर। कहता है युवागिरी क्या है, युवागिरी एक प्रशिक्षण केंद्र है जहां पे आदिवासी लड़के एवं लड़कियों को ट्रेनिंग दिया जाता है, यानी प्रशिक्षण दिया जाता है। ध्यान रखना है आपको इस बात को कि युवागिरी क्या है, तो युवागिरी जो है ना एक ट्रेनिंग सेंटर है। युवागिरी क्या है, ट्रेनिंग सेंटर है, जहां पे क्या किया जाता है, यहाँ आदिवासी लड़के और लड़कियों को क्या दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, यानी प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जाता है। तो युवागिरी का संबंध किससे है, ये हो गया आदिवासी से हो गया संबंधित, यानी अनुसूचित जनजाति से है। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें आदिवासी लड़के और आदिवासी लड़कियों को क्या किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, चलिए युवागिरी को आप समझ गए। युवागिरी क्या, ये ऑप्शन में दिया रहता है, कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाता है तो उसमें ऑप्शन में युवागिरी के बारे में दिया रहता है कि युवागिरी से संबंध किसका है। ध्यान रखना है कि युवागिरी से संबंध किसका है, आदिवासी लड़कों और लड़कियों को प्रशिक्षण ये केंद्र है। ठीक है, ये था आपका आदिवासी संबंधित ये कुछ मुख्य पॉइंट है जो कि आपको हमने बता दिया। अब हम लोग चलते हैं जनजातियां, जो भारत में जो प्रमुख जनजातियां हैं उन सभी जनजातियों को हम यहाँ लिख रखे हैं। लगभग आप देख रहे हैं 25 लिखे हुए हैं, ये क्रम में 25 दिख रहा है आपको, लेकिन किसी किसी राज्य में आप देख रहे हैं कि 4-5 है, किसी किसी में 3-4 है, कहीं कहीं आपको सिंगल सिंगल दिख रहा है, लेकिन कहीं कहीं आपको देखिए 1-2-3 हो गया, 1-2-3 हो गया, कहीं देखिए आप 1-2-3-4-5-6, कहीं 1-2-3-4, यानी इस प्रकार से आप जनजातियों क्रम देख रहे हैं। हम 25 सीरियली बनाए हुए हैं, लेकिन किसी किसी राज्य में 3 से 4-5 जनजातियां भी अलग अलग प्रकार से पाई जाती है और ये सभी इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं, सबको हमने एक वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं भील के बारे में। किसके बारे में जानते हैं, भील के बारे में। अगर बात करें भील के बारे में तो आप इस चीज को लिखते जाइएगा। अब आप भील लिखिए और डैश दीजिए, इसके बारे में आप हम जो कहते हैं उस चीज को आप लिखिए। कहता है क्या, ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील। आपका एग्जाम में प्रश्न दिया जाता है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी जनजाति है, ये आपका भील जनजाति। कौन सी जनजाति है, भील जनजाति। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। और भील शब्द की उत्पत्ति जो हुई है ये कैसे हुई है, इस चीज को आप समझिए। भील शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ये द्रविड़ भाषा से हुई है। किस भाषा से है, द्रविड़ भाषा से। द्रविड़ भाषा में एक शब्द है बील। क्या है, बील। द्रविड़ भाषा का बील शब्द, बील। क्या लिखना है आपको, द्रविड़ भाषा का बील। चलिए हम इधर से लिखते हैं, द्रविड़ भाषा के बील शब्द। कौन सा शब्द है, बील। द्रविड़ भाषा का बील शब्द से भील शब्द का उत्पत्ति हुआ है। क्या हुआ है, भील शब्द की जो उत्पत्ति हुई है कैसे हुई है, वो द्रविड़ भाषा के भील शब्द से हुई है। किससे हुई है, भील शब्द से, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है धनुष। इसका मतलब क्या होता है, बील का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, धनुष होता है। क्या होता है, धनुष। आपको लिखना है कि द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति जो हुई है वो भील शब्द की उत्पत्ति, ये जो भील देख रहे हैं इस भील शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ये द्रविड़ भाषा के भील शब्द से हुई है। किससे हुई है, भील शब्द से, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है धनुष। क्या होता है शाब्दिक अर्थ, धनुष। इस चीज को आपको लिखना है। कहते हैं इस जनजाति का जो रीति रिवाज है, इसका ये जो भील जनजाति देख रहे हैं इस भील जनजाति का जो रीति रिवाज है ये बिल्कुल राजपूतों से मिलता जुलता है। राजपूत के बारे में आप जानते हैं कि भील जनजाति का जो मतलब रीति रिवाज है, इसका रहन सहन पोशाक पहनावा जो होता है किससे मैच करता है, तो भील का जनजाति का जो रीति रिवाज है, तौर तरीके जो है ये राजपूतों से मेल खाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि भील जनजाति का जो है रीति रिवाज किससे मेल खाता है, तो राजपूतों से मेल खाता है। ठीक है, इसके बाद जो है कहता है क्या, ये जनजाति मुख्यतः, ये जनजाति जो मुख्यतः कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये जनजाति आप देख रहे हैं मुख्य रूप से भील जनजाति आपका राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया और आंध्र प्रदेश में
पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि भील जनजाति मुख्य रूप से राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक इन सभी राज्यों में देखने के लिए मिलता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या देखना है, आपको राजस्थान में भील जनजाति के संबंध, भील जनजाति हमारे इन सभी राज्यों में पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से राजस्थान हो गया, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक इन सबको याद रखना है कि भील जनजाति के संबंध किन किन राज्यों से है, तो राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ध्यान से आपको लिखना है और आपको इस चीज को याद रखना है कि भील जनजाति के संबंध किससे है, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से। आपको हमने क्या बताया, थोड़ा इसके बारे में फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि भील जनजाति का संबंध किससे है, भील जनजाति का संबंध यानी कि मतलब इसका रीति रिवाज जो मिलता है ये राजपूतों से मिलता है। किससे मिलता है, राजपूतों से। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी जनजाति है, भील जनजाति। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। और यह जो है इसका जो भील शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ये द्रविड़ भाषा के भील शब्द से हुई है, और भील का अर्थ होता है धनुष। भील का अर्थ क्या होता है, धनुष। और यह जो है कहाँ पाया जाता है, मुख्य रूप से राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ये देखने के लिए आपको मिलता है। और इनकी जो भाषा है, इनकी भाषा है भीली। क्या है भाषा, भील जनजाति की भाषा जो है भीली है। कौन सी भाषा शब्द है, इनकी भाषा भीली इनकी क्या है, भाषा है। भील जनजाति का जो भाषा है वो भीली है, भीली है। क्या, भील जनजाति है और इनका जो भाषा है उनके भाषा को भीली कहते हैं। क्या कहते हैं, भीली। आप इसको लिख लीजिए कि भील जनजाति की जो भाषा है वो भाषा कौन सी है, तो भीली है। क्या है, भीली। चलिए, भील जनजाति आपका लगभग ये खत्म हो गया। आपको भील जनजाति से संबंधित जो भी बातें था इंपॉर्टेंट आपको हमने उसको बता दिया। आपको ध्यान रखना है कि भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भील जनजाति क्या है, भारत की सबसे बड़ी, यानी भारत में सबसे अधिक कोई जनजाति पाई जाती है तो भील जनजाति है। ठीक है, इसका संबंध राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में देखने के लिए मिलता है। चलिए, इसके बाद जो आप देख रहे हैं दूसरा जनजाति है गोंड। दूसरा क्या है, गोंड। आपको गोंड के बारे में अगर बात करते हैं तो गोंड जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। आपको गोंड के बारे में लिखना है कि गोंड भील क्या था, भील पूरा भारत का सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे अधिक मात्रा में भील पाया जाता है। दूसरा नंबर में अगर बात करें तो गोंड जो है ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड क्या है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और यह जनजाति गोंडी भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं, गोंडी भाषा। गोंडी भाषा बोला जाता है। ये लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, गोंडी भाषा। भील जनजाति भीली भाषा और गोंड जनजाति गोंडी भाषा बोलते हैं। और इस जनजाति के लोग जो है ना भूत प्रेत क्या चीज करते हैं, भूत प्रेत, जादू टोना इन सभी में विश्वास करते हैं। इन सभी में क्या करते हैं, ये विश्वास करते हैं। देखिए, गोंड जनजाति के बारे में आपको क्या बताएं, ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और इनकी भाषा क्या है, इनकी भाषा है गोंडी। इनकी भाषा क्या है, गोंडी। भील जनजाति की भाषा क्या है, गोंडी है। और ये जनजाति जो है ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। कहते हैं ये जनजाति लोग क्या में विश्वास करते हैं, भूत प्रेत, जादू टोना में विश्वास रखते हैं, अत्यधिक विश्वास करते हैं। भूत प्रेत, जादू टोना, झाड़ फूक इन सब में ये जनजाति जो है ना अत्यधिक विश्वास करते हैं। कौन सी जनजाति है, ये गोंड है। इनकी भाषा क्या है, गोंडी है। कहते हैं इस जनजाति के लोग जो है बूढ़ा देव, कौन देव, बूढ़ा देव। ध्यान रखना आपको कि ये जनजाति जो है बूढ़ा देव, ये जनजाति क्या करते हैं, बूढ़ा देव और दुल्हा देव। क्या है, दुल्हा देव। और दुल्हा देव ये लोग जो है ना सूर्य देवता को कहते हैं। किसको कहते हैं, ये लोग सूर्य देवता को दुल्हा देव कहते हैं। सूर्य देव, ध्यान रखना है आपको कि दुल्हा देव का मतलब हो गया सूर्य देवता। ये लोग जो है बूढ़ा देव, दुल्हा देव की पूजा करते हैं। यानी ये लोग जो पूजा पाठ करते हैं, किसका पूजा करते हैं, बूढ़ा देव का, दुल्हा देव का। दुल्हा देव लोग सूर्य देव को कहते हैं, कहते पूजा करते हैं। यह जनजाति जो है ना भारत के लगभग 13 राज्यों में मिलती है। कहाँ मिलती है, देखिए भील जनजाति बहुत सारे राज्यों में है, लेकिन मुख्य तौर पर कहाँ है आपका, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में। उसी तरह से ये गोंड जनजाति जो है भारत के 13 राज्यों में है। कितने राज्यों में, आप लिख लीजिए। गोंड जनजाति का संबंध भारत के 13 राज्यों से है। कितने राज्यों से, 13 राज्यों से। लेकिन मुख्य रूप से इसका जो ज्यादा संकेंद्रण देखने के लिए मिलता है, मतलब ज्यादातर ये लोग कहाँ रहते हैं, तो इसका संकेंद्रण जो आता है मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। इन सभी में इनका संकेंद्रण है। अगर मुख्य रूप से बात किया जाए तो गोंड के बारे में बात करेंगे तो मध्य प्रदेश आपको ध्यान में रखना है। अगर कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो अगर ऑप्शन करके बात करें तो आपको अगर ऑप्शन वाइज कर दिया जाए आपको मध्य प्रदेश ऑप्शन में जरूर मिल जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का ये मुख्य रूप से जनजाति है गोंड। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इस चीज को। और ये भारत के 13 राज्यों में है। कितने राज्यों में, 13 राज्यों में। लेकिन सबसे अधिक संकेंद्रण इनका इन्हीं राज्यों में मिलती है। कहाँ कहाँ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ध्यान रखना है इस चीज को आपको। देखिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग हुआ है तो ऑटोमेटिक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों में पाया जाएगा। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ टूटा है तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का जो भी चीज होगा वो छत्तीसगढ़ में जरूर देखने के लिए कुछ न कुछ आपको हिस्सा मिल जाएगा। इसलिए मध्य प्रदेश साथ में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के नीचे में क्या आपका आंध्र प्रदेश, तो दोनों का संबंध आपस में ध्यान में रखना है आपको। इसके बाद जो है आपकी जो
कहते हैं कि तीसरी जनजाति जो आपका है, तीसरा जनजाति है संथाल। तीसरा क्या है? संथाल। आपको ध्यान रखना है कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? संथाल। भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति संथाल है और यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। कहते हैं कि ये लोग जो है, ये लोग जो ना बहुत ही ज्यादा उत्तम किस्म के शिकारी और अच्छे कृषक होते हैं। कहते हैं, चलिए ध्यान से आप लिखिए इस पॉइंट को। भील हमने पहले क्या पढ़ लिया? भील पढ़ लिया, इसके बाद में गोंड पढ़ लिया। अब संथाल के बारे में जानते हैं। तो संथाल का बात करें अगर, संथाल जनजाति ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी है। तीसरी कौन सी जनजाति है? ये तीसरी सबसे बड़ी है। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है ये। पहला नंबर पे क्या हो गया? भील। दूसरा नंबर पे सबसे ज्यादा है गोंड। तीसरा नंबर पे किसका रैंक आ जाता है? संथाल का। ये तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है और यह जनजाति जो है संथाल जनजाति ये तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है और इस जनजाति के लोग जो है उत्तम किस्म के शिकारी होते हैं। ये क्या करते हैं? ये शिकारी होते हैं, शिकार अच्छा खेलते हैं ये लोग, शिकारी होते हैं। साथ साथ में ये उत्तम किस्म के कृषक भी होते हैं। कृषक यानी कि खेती बाड़ी, यानी किसान जिसको कहते हैं। ये संथाल जनजाति जो है ये उत्तम किस्म के कृषक होते हैं और ये साथ ही साथ में ये उत्तम किस्म के शिकारी भी होते हैं। ये अच्छे कृषक होते हैं और उत्तम क्वालिटी यानी बेहतर क्वालिटी, इनका निशाना बहुत ही अच्छा होता है। ये शिकार करने में माहिर होते हैं। कौन जनजाति? संथाल। संथाली लोग जो है ना, आप जानते हैं संथाली लोग शिकारी अच्छा होते हैं, शिकार बढ़िया करते हैं। साथ साथ में ये कृषक होते हैं, ये अच्छे कृषक हैं। ठीक है। यह जनजाति झारखंड और बिहार राज्यों में देखने के लिए मिलेगा आपको। कहाँ मिलेगा आपको? झारखंड और बिहार। संथाल जनजाति का संबंध कहाँ आपका है? झारखंड और बिहार। बिहार भी आपको ध्यान रखना है। झारखंड के अलावा ये बिहार में भी देखने के लिए मिलता है। मुख्य रूप से संथाल आपका झारखंड हो जाएगा और इसके अलावा जो आपको बिहार जैसे राज्यों में भी पाया जाता है। झारखंड और बिहार इसका मुख्य निवास स्थान हो गया। किसका? संथाल का। संथाल से ध्यान रखना है आपको। संथाल जनजाति क्या होते हैं? ये शिकारी होते हैं और ये अच्छे कृषक होते हैं। यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है और ये जो है कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड और बिहार में, मुख्य रूप से झारखंड और इसके अलावा जो है यह बिहार राज्यों में भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है। चलिए इसके बाद आप जो अगला जनजाति देख रहे हैं ये आपका है टोडा जनजाति। कौन सी जनजाति है? टोडा। टोडा जनजाति जो बताएं इसके बारे में, तो टोडा जनजाति आप देख रहे हैं ये तमिलनाडु में। कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में। आपको बता दें कि तमिलनाडु में एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है नीलगिरी। क्या है? नीलगिरी। तमिलनाडु में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है नीलगिरी पहाड़ी और नीलगिरी पहाड़ी पर जो है ना ये टोडा जनजाति निवास करते हैं। कौन सी जनजाति? टोडा जनजाति। टोडा जनजाति के संबंध तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी से है। ध्यान रखना आपको, लिखना है इस चीज को कि टोडा जनजाति का संबंध नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाने वाली जनजाति है। टोडा जाति का संबंध किससे है? तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत से। तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत से है। कहने का मतलब है कि तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में यह जनजाति पाई जाती है। ध्यान रखना आपको कि टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ पाया जाता है? यहाँ पे पहाड़ी है नीलगिरी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी पहाड़ी। तो नीलगिरी पहाड़ी के क्षेत्रों में क्या है? ये टोडा जनजाति निवास करती है। कहते हैं इस जनजाति के लोग जो है ना पशुपालक होते हैं। क्या करते हैं ये लोग? पशुपालक। टोडा जनजाति, टोडा जो है ये पशुपालक होते हैं। पशुपालक, ध्यान रखना है आपको, ये पशु को पालते हैं। क्या करते हैं? ये पशुओं को पालते हैं, यानी पशुपालन का ये काम करते हैं। टोडा जनजाति संबंध कहाँ हो गया? नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। तो और ये जनजाति क्या करते हैं? ये पशुपालक होते हैं। इस जनजाति में जो है ना शिशु बलि प्रथा, इसका जो है इस जनजाति में प्रचलन है शिशु बलि प्रथा। शिशु बलि प्रथा, यानी इसमें जो है शिशुओं की बलि दी जाती है। तो टोडा जनजाति के लोग जो है शिशु बलि प्रथा को ये लोग मानते हैं। कहते हैं कि इस जनजाति के लोग जो है ना बहुपति प्रथा भी मानते हैं। ये क्या करते हैं? ये बहुपति प्रथा, बहुपति प्रथा। टोडा जनजाति के जो लोग हैं ये बहुपति प्रथा मतलब कहने का मतलब है स्त्रियां जो है एक से अधिक पति को रखती है। स्त्रियां जो है एक से 2-3 पतियों के साथ में वो रह सकती है। यानी कहने मतलब वहाँ का प्रचलन है कि स्त्रियां चाहे तो एक के साथ में बल्कि 2-3 पुरुषों के साथ में वैवाहिक जीवन को वो जी सकते हैं। तो वही कहते हैं कि वो बहुपति प्रथा यहाँ प्रचलित है। किसमें? टोडा जनजाति में। टोडा जनजाति में जो है ना बहुपति प्रथा प्रचलित है। साथ में ये क्या होता है? यहाँ पे प्रचलन क्या है? शिशु बलि प्रथा। शिशु बलि प्रथा। इसके अलावा ये क्या होते हैं? ये पशुपालक होते हैं। इसका निवास स्थान कहाँ है? इसका निवास स्थान तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी पर, तमिलनाडु के नीलगिरी के क्षेत्रों में ये देखने के लिए मिलता है। ये आपका हो गया टोडा जनजाति। कौन सा हो गया? टोडा जनजाति। चलिए इसके बाद आप देखते हैं टोडा के बात करें तो ये मुंडा। अगला कौन है? मुंडा जनजाति। तो मुंडा जनजाति के बारे में बात करेंगे तो यह जनजाति मुख्य तौर पर झारखंड राज्य में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? झारखंड में। ध्यान रखना है आपको कि टोडा जनजाति जो है मुख्य रूप से झारखंड में, मुख्य रूप से कहाँ? ये झारखंड में। और इसके अलावा जो है ये बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कहाँ सॉरी हाँ ठीक है। मुंडा जनजाति कौन सी जनजाति है? मुंडा। मुंडा जनजाति के संबंध मुख्य रूप से ये कहाँ पाया जाता है? ये झारखंड में। इसका मूल निवास स्थान है झारखंड है।
मुंडा का मूल निवास कहाँ है? झारखंड है। इसके अलावा जो है ये बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी देखने के लिए मिलता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि मुंडा जनजाति का संबंध कहाँ कहाँ है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, और मूल निवास इसका कहाँ है? झारखंड। यानी मुंडा जनजाति मुख्य रूप से झारखंड में पाई जाती है। इसके अलावा जो ये है बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये देख रहे हैं आप बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये चारों चारों अपना क्या है? सटा हुआ राज्य है। तो ऑटोमेटिक ऐसे कुछ न कुछ क्षेत्र इसमें देखने के लिए आपको मिल जाएगा। कहते हैं मुंडा जनजाति का जो है ना, इसका मुख्य त्योहार, ये लोग त्योहार मनाते हैं। त्योहार इसका नाम है सरहुल। ध्यान रखना है कि सरहुल त्योहार जो है ये मुंडा जनजाति लोग मनाते हैं। आपको लिखना है कि सरहुल त्योहार सरहुल त्योहार जो है किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? कि मुंडा जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा? मुंडा जनजाति। और सरहुल जो है झारखंड का ये मुख्य त्योहार है। झारखंड का मुख्य त्योहार है सरहुल। आपको इस चीज को ध्यान रखना है। चलिए अगला जो त्योहार देख रहे हैं, अगला जो जनजाति देख रहे हैं आप है हो। क्या है? हो। अगला जनजाति हो है। अब हो के बारे में आप लिख लीजिए। हो के बारे में थोड़ा सा जानिए डिटेल्स पहले। कहता है हो जो है ना, यह जनजाति मुख्य तौर पर झारखंड राज्य में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? झारखंड में। बस सबसे पहले जान लीजिए हो जनजाति मुख्य रूप से कहाँ है? झारखंड में। इसके अलावा जो ये बिहार में भी देखने के लिए मिलता है। हो जनजाति का संबंध मुख्य तौर पर झारखंड राज्य में पाई जाती है। साथ ही साथ में ये जनजाति बिहार में भी पाई जाती है। कहते हैं इनमें जो है ना एक प्रथा चलन है। इसमें क्या है? प्रथा चलन है। वो विवाह के संबंध में। किस संबंध में? विवाह। देखिए इस यहाँ पे जो है ना हो जनजातियों में जो विवाह का प्रचलन है उसका नाम है एक अंडी, एक है अपोर तिरी, नाम है अंडी, अंडी प्रथा, और है अपोर तिरी, अपोर तिरी प्रथा। अब देखिए ये दोनों प्रथा क्या है, इसको आपको हम बताते हैं। अंडी प्रथा, अपोर तिरी, और ये कहाँ किसमें होता है? हो जनजाति में। किसमें है? हो जनजाति में। और सरहुल उत्सव कौन मनाएगा? मुंडा। सरहुल कौन मनाएगा? मुंडा मनाएगा। सरहुल कौन मनाएगा? मुंडा। सरहुल कौन मनाएगा? मुंडा मनाएगा। और हो जनजाति के बारे में क्या बताएं? इसका मुख्य संबंध कहाँ से है? हो जनजाति का झारखंड से। इसके अलावा जो यह बिहार राज्यों में भी देखने के लिए मिलती है। चलिए देखिए थोड़ा सा जान लीजिए कि हो जनजाति के बारे में क्या है। यहाँ इस जनजाति में एक प्रथा प्रचलित है। इस प्रथा का नाम है अंडी प्रथा। क्या नाम है? अंडी प्रथा। दूसरा है अपोर तिरी प्रथा। अपोर तिरी प्रथा क्या है? ये दोनों प्रथा जो है विवाह से संबंधित है। किस संबंधित है? विवाह से। अब जानिए ये क्या है। कहता क्या कि बातचीत करके यानी वार्तालाप करके, कहने का मतलब हो गया कि लड़का के घर जाकर के लड़का को पहले देखना, फिर लड़के वाले आकर के लड़की के घर में देखना, यानी एक दूसरे से वार्तालाप करना, शादी विवाह के बारे में बातचीत करना, ये तौर तरीका जो चलता है इसको बोलते हैं अंडी। क्या कहते हैं इसको? अंडी प्रथा। यानी कि वार्तालाप करके जो विवाह किया जाता है उसे अंडी प्रथा कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्तालाप करके जो विवाह किया जाता है उसे कहते हैं अंडी प्रथा। क्या कहते हैं? अंडी प्रथा। इसके बाद में एक ये लोग इस समुदाय में एक ऐसा मतलब इन जनजातियों में कैसा प्रचलन है, इसमें जो है ना लड़का या लड़की को अगवा कर लेते हैं। क्या करते हैं? अगवा यानी अपहरण कर लेते हैं। क्या करते हैं? अपहरण। अपहरण करके जब विवाह किया जाता है तो उसको कहते हैं ये लोग अपोरतरी प्रथा। क्या कहते हैं उसको? अपोरतरी प्रथा। तो आपको ध्यान रखना है कि हो जनजाति जो है इनमें दोनों प्रथाएं प्रचलित है। कौन कौन सी? अंडी प्रथा और अपोरतरी प्रथा। अंडी प्रथा क्या हो गया? ये वार्तालाप करके विवाह किया जाता है तो इसको बोलते हैं अंडी प्रथा। और एक है अपहरण करके जब शादी विवाह किया जाता है उसे कहते हैं अपोरतरी प्रथा। और ये दोनों प्रथा किसमें प्रचलित है? आपका हो जनजाति में। इसका संबंध कहां से? झारखंड से। इसके अलावा ये बिहार में भी देखने के लिए मिलता है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला देख रहे हैं नागा। क्या ये? नागा। तो नागा जनजाति का संबंध कहां से है? ये नागालैंड से है। कहां से? ये नागा जनजाति का संबंध नागालैंड से पाई जाती है। आपको लिखना है कि नागा जनजाति का संबंध जो है ये नागालैंड से है। और इस जनजाति के लोग जो है ना नागमीज भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नागमीज भाषा। आपको लिखना है नागमीज भाषा। कौन सी भाषा? ये नागमीज भाषा। आपको लिखना है कि नागा जनजाति का संबंध कहां से है? नागालैंड से। नागा जनजाति का संबंध कहां से है? नागालैंड से है। और इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा है नागमीज। अब यहाँ पे भाषा क्यों बोल रहे हैं हम? तो भाषा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये भाषा ये है ना दो राज्यों के मिलने से बनता है। ये नागमीज भाषा जो उत्पत्ति होती है ये नागा भाषा और असमिया भाषा, नागा भाषा और असमिया भाषा का सम्मिश्रण है। आपको लिखना है कि नागमीज जो है ये नागा भाषा, नागा भाषा और असमिया भाषा, असमिया भाषा, नागा भाषा और असमिया भाषा का दोनों का ये सम्मिश्रण है। दोनों का क्या है? ये सम्मिश्रण। यानी दोनों भाषाओं के मिलने से ये नागमीज भाषा बना हुआ है। क्या बना है? असमिया भाषा और नागा भाषा, इन दोनों के मिलने से नागमीज भाषा बनती है। और नागमीज भाषा कहाँ बोला जाता है? आपको नागा जनजातियों द्वारा। कहाँ पे? नागालैंड में। इसके अलावा जो ध्यान रखना है आपको, कहते हैं नागा जनजाति के लोग जो है ना मूरन त्योहार मनाते हैं। इन लोगों का जो मुख्य त्योहार है उसका नाम है मिथन। क्या है? मिथन। ध्यान रखना है आपको कि नागा जनजाति के द्वारा जो मुख्य रूप से मुख्य त्योहार इनका है, मुख्य त्योहार इसका क्या है? मिथन। क्या है? मिथन। चलिए इस चीज को आप लिख लीजिए
कि इनका मुख्य त्योहार क्या कहलाता है? मिथन कहलाता है। नागा जनजातियों का मुख्य त्योहार कौन सा त्योहार है? तो मिथन। आपको याद रखना है कि नागा जनजाति का मुख्य त्योहार क्या हो गया? मिथन हो गया। ये कौन सी भाषा बोलते हैं? ये नागमिस भाषा बोलते हैं। नागमिस भाषा कैसे बना हुआ है? ये नागा भाषा और असमिया भाषा का सम्मिश्रण है। नागा भाषा और असमिया भाषा का दोनों का सम्मिश्रण है, और इन दोनों को मिलने से क्या उत्पत्ति होती है? नागमिस भाषा। नागमिस भाषा, और नागमिस भाषा कौन बोलते हैं? ये नागा जनजाति। और ये जो है इसका मुख्य त्योहार क्या है? तो मिथन। इसका मुख्य त्योहार क्या है? मिथन। चलिए, ये नागा आपका क्लियर हो गया। नागा जनजाति संबंध कहाँ हो गया आपका? नागालैंड से। कहाँ से हो गया? नागालैंड से। इसके बाद अगला देख रहे हैं आपका ये भोटिया या भूटिया। इसको भोटिया या भूटिया कहते हैं। क्या कहते हैं? भोटिया या भूटिया। ध्यान रखना है आपको कि भोटिया या भूटिया जनजाति का जो मुख्य रूप से ये क्षेत्र है हिमालय क्षेत्र। इनका निवास स्थान मुख्य रूप से कहाँ है? हिमालय। आपको ध्यान रखना है कि भोटिया या भूटिया जनजाति का मुख्य निवास स्थान कहाँ है? ये हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हिमालय क्षेत्र में। अब हिमालय क्षेत्र का अगर बात कर लें, हिमालय क्षेत्र संबंधित जो भी राज्य होंगे, जैसे कौन हो गया आपका? सिक्किम हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये हमारा हिमालयन राज्य है। ये हमारा क्या? हिमालय सटे हुए राज्य है। तो ध्यान रखना है आपको कि भोटिया या भूटिया जनजाति का संबंध ये हिमालय के क्षेत्रों में देखने के लिए मिलता है। हिमालय के क्षेत्रीय जो जितने भी राज्य हैं उनमें पाया जाता है इनका निवास स्थान। जैसे आपका क्या हो गया? सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इन तीनों राज्यों में। ध्यान रखना है कि भोटिया या भूटिया जनजाति का संबंध आपका मुख्य रूप से कहाँ? हिमालय के क्षेत्रों में पाया जाता है। और इनका यहाँ के सटे हुए राज्य कौन आपका? सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों में भोटिया या भूटिया जनजाति पाया जाता है। अब अगर बात कर लें कि इस जनजाति जो है ना, इन जनजातियों में ऋतु प्रवास की प्रथा प्रचलित है। क्या है? ऋतु प्रवास। समझिए इस बात को। ऋतु प्रवास, ये लोग क्या करते हैं? ऋतु प्रवास मतलब कहने का मतलब है जब मौसम बदलता है तो ये लोग भी अपना डेरा डंडा उठा करके दूसरी जगह चले जाते हैं। और चूंकि ऐसा ये इसलिए करते हैं कि ये जनजाति जो है ना, ये पशुपालक होते हैं। ये क्या होते हैं? पशुपालक। आपको लिखना है कि भोटिया या भूटिया जनजाति ये पशुपालक होते हैं, ठीक है। और ये पशुओं के चारागाह के लिए जब मौसम बदलता है, ऋतु का परिवर्तन होता है, तो ऋतु के साथ साथ में ये भी अपना प्रवास कर जाते हैं, यानी एक जगह छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं। कहने का मतलब है क्या? ये घुमंतु का जीवन जीते हैं, यानी कभी यहाँ रहते हैं, कभी वहां रहते हैं। जहां इनको पशुओं का चारागाह मिल गया, ये वहीं पर अपना डेरा डंडा डाल देते हैं। जहां पशु चारा सब खत्म हुआ, यानी देखते हैं कि अब दिन का दिन को होने लगा रहने सहने में, अब ये वहां से डेरा डंडा उठा करके तीसरी जगह पे ये लोग चले जाते हैं। तो ये जनजाति जो है क्या कहलाते हैं? भोटिया या भूटिया जनजाति। ये मुख्य रूप से कहाँ? हिमालय के क्षेत्रों में पाया जाता है। ये कभी सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सभी राज्यों में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये क्या करते हैं? ये ऋतु प्रवास करते हैं, यानी मौसम बदलने के साथ साथ में ये भी अपना डेरा डंडा उठा करके दूसरी जगह पे निवास करते हैं। इसके साथ में ये क्या होता है? ये पशुपालक होते हैं। और ऋतु प्रवास करने का मुख्य रीजन भी क्या है इनका? तो ये पशुपालन करने मतलब पशुओं की चारागाह की खोज के रूप में ये जनजाति अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग स्थानों पर निवास करती है। आपको लिखना है कि पशुओं के चारागाह की खोज के लिए, पशुओं की चारागाह के लिए इन्होंने ये लोग अलग अलग ऋतु में अलग अलग निवासों पे, अलग अलग ऋतु में अलग अलग स्थानों में क्या करते हैं? चले जाते हैं। और ऋतु, इसीलिए इसको कहा जाता है ऋतु प्रवास कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? ऋतु प्रवास। अलग अलग ऋतु में क्या करते हैं? ये अलग अलग स्थानों में जाते हैं। किस वजह से? अपने पशुओं के चारागाह के लिए, पशुओं के चारागाह के लिए। ये कौन सा जनजाति था आपका? ये जनजाति था आपका भोटिया या भूटिया, जो कि कहाँ पाया जाता है? आपका हिमालय क्षेत्रों में देखने के लिए मिलता है। चलिए अगला जनजाति देखते हैं। अगला आपका है बोडो। अगला क्या है? बोडो। तो बोडो जनजाति का बात कर लें, इस जनजाति का संबंध मुख्य रूप से असम राज्य से। कहां से है? मुख्य रूप से ये असम में ही पाया जाता है। इस जनजाति के लोग जो है ना बोडो भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? बोडो भाषा। आपको बता दें कि बोडो भाषा जो है एक भाषा भी है, बोडो भाषा। बोडो भाषा कौन बोलेंगे? तो बोडो भाषा बोडो जनजाति बोलेंगे। बोडो भाषा कौन बोलेंगे? बोडो जनजाति। और आपको बता दें कि बोडो जनजाति का संबंध जो है हमारे संविधान की जो छठी अनुसूची है, छठी अनुसूची में इनका विशेष प्रावधान किया गया है। आपको लिखना है कि बोडो जनजाति का संबंध, बोडो जनजाति के लिए जो है हमारे संविधान के छठी अनुसूची में चर्चा की गई, यानी कि वर्णन किया गया, विशेष रूप से इनको बताया गया है। आपको बता दें भारतीय संविधान की जो छठी अनुसूची है, हमारी जितनी भी अनुसूचियां हैं संविधान में, उसमें छठी अनुसूची में इस बोडो जनजाति का वहां पे वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए इनकी भाषा याद रखना है आपको, बोडो है। इसके बाद जो अगला जनजाति आपका है मीना। क्या है आपका? मीना। मीना आप देख रहे हैं कहाँ? ये राजस्थान। आपको हम बता दें कि मीना जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो राजस्थान के प्रत्येक जिले में, आपको लिखना है कि मीना जनजाति का संबंध राजस्थान के प्रत्येक जिले से है। कहने का मतलब क्या हो गया कि राजस्थान के प्रत्येक जिले में ये जनजाति देखने के लिए मिलती है, यानी ये वो हर एक जिले में ये पाया जाता है। कहाँ का? राजस्थान के जिले में। इसलिए मुख्य रूप से ये राजस्थान के ये मूल निवासी हो जाते हैं। ये कहते हैं क्या कि मीना शब्द की जो उत्पत्ति हुई है मीन से हुई। किससे हुई है? मीन से। आपको ध्यान रखना है कि मीना जो शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति जो है मीन से हुई है। किससे हुई है? मीन से, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मछली। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है,
शाब्दिक अर्थ मछली होता है। क्या होता है? मछली। और ये मछली क्या है? यानी मीन जो है भगवान विष्णु के जो अवतार है, दसों अवतार, 10वें अवतारों में से एक है। भगवान विष्णु का जो 10 अवतार है, उन 10 अवतारों में से एक अवतार आपका मीन है। इसी लेकर के ये लोग अपने आप को भगवान विष्णु के वंशज मानते हैं, यानी उनसे अपने आप को जोड़ करके बतलाते हैं। इनका कहना है, इनका मानना है कि मीना जनजाति जो है, इनका ये अपने आप को कहते हैं कि हम भगवान विष्णु के, मतलब मेरा संबंध किससे है? भगवान विष्णु से। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु का जो 10वां अवतार में से एक अवतार मीन था, 10 अवतार में से एक अवतार क्या था? मीन था। और उसी मीन से जो है ना मीना बना है। मीन से क्या बना है? मीना। यानी मीना शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, मीना शब्द की उत्पत्ति हुई है मीन से। किससे होती है? मीन से। और मीन का शाब्दिक अर्थ होता है मछली। मीन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मछली। यानी इन लोगों का मानना है कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक अवतार मीन है, और हम लोग जो है उसी मीन के, मतलब कि उनसे मेरा कनेक्शन है, इसलिए अपने आप को क्या कहते हैं? ये भगवान विष्णु से अपने आप को जोड़ते हैं। कौन? ये मीना जनजाति। संबंध कहाँ है? राजस्थान। चलिए, इसके बाद देख रहे हैं अगला जनजाति है थारू। अगला क्या है आपका? थारू। तो थारू जनजाति की बात अगर कर लें तो ये थारू जनजाति मुख्य तौर पर ये उत्तराखंड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में। आपको ध्यान रखना है कि थारू जनजाति का मुख्य संबंध जो है कहाँ से है? उत्तराखंड राज्य से निवास करती है। ध्यान, मतलब आपको ये रखना है, आपके ध्यान में यह बात भी रखना है कि यह जनजाति जो है, सुनिए, थारू जनजाति के बारे में खास विशेष बातें हैं। आपको इस बात को अच्छी तरह से नोट करना है, लिखना है कि सबसे पहले जान लीजिए थारू जनजाति का संबंध कहाँ से है। थारू जनजाति कहाँ का? उत्तराखंड में। मुख्य रूप से कहाँ होगा? ये उत्तराखंड में। इसका मूल निवास स्थान उत्तराखंड हो गया। अब थारू जनजाति क्या करते हैं? अभी तो ये नहीं करते, लेकिन पहले करते थे। थारू जनजाति जो है दिवाली को शोक पर्व कहते थे। क्या कहते थे? दिवाली को शोक पर्व। आपको लिखना है कि दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते थे। दिवाली को शोक पर्व मनाते थे। कौन? ये थारू जनजाति। कहते हैं थारू जनजाति जो है दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते थे, और वर्तमान में अब ये शोक पर्व के रूप में नहीं मनाते हैं। ध्यान रखना है, वर्तमान में भाई अब ये नहीं मनाते, लेकिन पहले जो है ये प्रश्न पूछा भी जाता था कि कौन सा जनजाति है जो दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो थारू है। यानी थारू जनजाति जो है दिवाली को पहले क्या मनाते थे? शोक पर्व के रूप में। अब ये शोक पर्व मनाना बंद कर दिए। कहते हैं यहाँ के वर्तमान ये नहीं मनाते हैं। कहते हैं बुक्सा, जोनसारी और राजी इत्यादि जनजातियां जो है उत्तराखंड में पाई जाती है। यानी इसके अलावा जो है उत्तराखंड की 2-3 जनजातियां आपको यहाँ लिख लेना है कि उत्तराखंड में 2-3 जनजातियां कौन कौन पाया जाता है? बुक्सा जनजाति, राजस्थान के बुक्सा हो गया, जोनसारी हो गया, बुक्सा, जोनसारी, थारू, ये जनजातियां जो मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? जो उत्तराखंड में। ध्यान रखना है आपको, इस चीज को लिख लीजिए कि बुक्सा जनजाति का संबंध किससे है? उत्तराखंड से। जोनसारी जनजाति का संबंध किससे है? उत्तराखंड से। और थारू तो आपको बता दिए, थारू के बारे में ये भी बता दिए कि थारू क्या करते हैं? दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। चलिए, अगला जो हम लोग बनाते हैं, देखते हैं जनजाति। वो जनजाति आपका है कुकी। कौन सी जनजाति है? कुकी। और कुकी जनजाति का संबंध कहाँ देख रहे हैं आप? मणिपुर। कुकी जनजाति का संबंध कहाँ है? मणिपुर से। अगला जनजाति है कुकी, और कुकी जनजाति जो मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? मणिपुर में। कुकी कहाँ पाई जाती है? मणिपुर में। चलिए, अब जो जनजाति देख रहे हैं इनसे ज्यादा मतलब कि ज्यादा प्रश्न देखने के नहीं मिलता है, लेकिन एक प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगा, इसलिए करके इसके बारे में ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको बस लिख लेना है कि कुकी जनजाति का संबंध कहाँ से है? मणिपुर से। कुकी कहाँ है? मणिपुर में। चलिए, इसके बाद अगला जनजाति देख रहे हैं, यह है गारो खासी जयंतिया। गारो खासी जयंतिया ये कहाँ है? मेघालय में। आपको ध्यान रखना है कि मेघालय में ये तीनों जनजाति भी है, और इस गारो खासी जयंतिया के नाम से पहाड़ी भी है। आपको कभी कभी एग्जाम पूछेगा कि गारो खासी जयंतिया किस राज्य की पहाड़ी है? तो आपको मेघालय का ध्यान रखना है कि गारो खासी जयंतिया ये तीनों पर्वत भी है, और उन्हीं तीनों पर्वतों में ये तीनों अलग अलग, जो जैसे गारो पहाड़ी में गारो जनजाति, खासी पहाड़ी में खासी जनजाति, और जयंतिया पहाड़ी में जयंतिया जनजाति निवास करती है। यानी ये तीनों मुख्य रूप से क्या है? गारो खासी जयंतिया मेघालय की जनजाति है, और गारो खासी जयंतिया ये तीनों पहाड़ी भी मेघालय में है, और उन्हीं पहाड़ियों में ये जनजातियां क्या करती है? निवास करती है। आपको यहाँ पे ये लिख लेना है कि इस जनजाति में से खासी जनजाति जो देख रहे हैं आप, ये खासी जनजाति लोग जो है ना, ये लोग झूमिंग कृषि करते हैं। क्या करते हैं? झूमिंग कृषि। यानी झूम कृषि आप जो सुने होंगे नाम, झूम कृषि जो है ना, ये खासी जनजाति करते हैं। कौन से करते हैं? खासी। आपको लिखना है झूम कृषि कौन करते हैं? तो खासी जनजाति, जो कि इसका संबंध किससे है? मेघालय से। तो गारो खासी जयंतिया का संबंध किससे हो गया आपका? मेघालय से। और गारो खासी जयंतिया क्या है? ये पर्वत भी है, ये आपका मेघालय में ही है। और खासी जनजाति क्या करती है? ये झूमिंग कृषि करती है, यानी झूम कृषि करती है। ठीक है, चलिए, इसके बाद जो अगला जनजाति आप देख रहे हैं, ये सोमपेन। कौन है? सोमपेन, ओंजे, जारवा। ध्यान रखना, ये तीनों जनजाति इंपॉर्टेंट है। ये तीनों जनजाति एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है।
क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है कि निम्न में से कौन सी जनजाति का संबंध अंडमान निकोबार से नहीं है, और तीनों जनजाति ऑप्शन ए सोमपेंस, ओंजे, जारवा ये तीनों क्या था, चौथा आपको इसी में से कोई भी उठा करके को दे दिया गया है, यानी ये तीनों जनजाति ऑप्शन में डाला गया है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि सोमपेंस, ओंजे और जारवा ये तीनों जनजाति का संबंध कहां से है, अंडमान निकोबार से। कहां से है, अंडमान निकोबार से। कौन कौन जनजाति है, सोमपेन, ओंजे, जारवा। सोमपेन, ओंजे, जारवा इन जैसे जनजातियों का संबंध कहां से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से है। यानी ये तीनों जनजातियां कहां पाई जाती है, आपका अंडमान निकोबार में। कौन कौन है, सोमपेन, ओंजे, जारवा। सोमपेन, ओंजे, जारवा, सोमपेन, ओंजे, जारवा ये कहां है, आपका अंडमान निकोबार में। चलिए अगला जनजाति देख रहे हैं, ये है वासी। कौन सी जनजाति है, वासी। वासी का संबंध कहां से है, लक्षद्वीप से। वासी का संबंध किससे है, लक्षद्वीप से। आपको ध्यान रखना है कि वासी जनजाति मुख्य रूप से कहां पाई जाती है, लक्षद्वीप में पाई जाती है। इससे ज्यादा आपको कुछ लिखना नहीं है, लिखना है कि वासी जनजाति मुख्य रूप से कहां पाई जाती है, तो लक्षद्वीप में पाई जाती है। चलिए अगला देख रहे हैं यहाँ पे आप, ये 16वें नंबर की तरफ हम लिख रखे हैं। यहाँ पे बहुत सारे जनजाति है। कौन कौन से हैं, हो जनजाति, उराव जनजाति, संथाल, गोंड, कोल। देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सा याद आइए, यहाँ आपको देख रहे हैं हो जनजाति, यहाँ भी आपको दिख रहा था, ये बिहार लिखा हुआ था। उसके बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पे संथाल जनजाति, संथाल में भी आपको बिहार दिख रहा था। इसके बाद में आप देख रहे हैं गोंड जनजाति, गोंड जनजाति हो गया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और बिहार, यानी बिहार में भी इनका क्षेत्र मिलता है। यानी अब यहाँ पर हम स्पेशली बिहार के बारे में लिख दिए हैं कि बिहार में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है। तो आपको देख रहे हैं हो जनजाति, हो, उराव, संथाल, गोंड, कोल। हो, उराव, संथाल, गोंड, कोल, यानी हो आपका जनजाति है, ये पाया जाता है। उराव जनजाति पाई जाती है, संथाल जनजाति पाई जाती है, गोंड जनजाति पाई जाती है और कोल जनजाति पाई जाती है। ये सब के सब जनजाति का संबंध कहां से है, बिहार से। यानी बिहार में ये सब जनजातियां देखने के लिए आपको मिलती है। यानी हो, उराव, संथाल, गोंड, कोल। हो, उराव हम जिसे बोल रहे हैं, आपको भी बार बार इस तरह को बोलना है आपको। हो, उराव, हो, उराव, संथाल, हो, उराव, संथाल, गोंड, कोल, हो, उराव, संथाल, गोंड, कोल। ये सभी जनजातियों का संबंध कहां से है, तो बिहार से। यानी ये सब जनजातियां कहां पाई जाती है, बिहार में पाई जाती है। चलिए अगला जनजाति के बारे में बात करें तो देख रहे हैं ये है बक्करवाल। कौन सा है, बक्करवाल, गुज्जर और गद्दी, तीनों का ध्यान रखना है। ये तीनों जनजाति का संबंध कहां से है, जम्मू कश्मीर से। कौन कौन सी है, ये तीन जनजातियां आपका है कौन कौन सा, ये आपका हो गया गुज्जर, बक्करवाल और गद्दी। कौन कौन से बताएं आपको, बक्करवाल, गुज्जर और गद्दी, बक्करवाल, गुज्जर और गद्दी, बक्करवाल, गुज्जर और गद्दी। ये तीनों तीनों कहां है, जम्मू कश्मीर में। तीनों कहां है, जम्मू कश्मीर में। और ये जनजाति जो देख रहे हैं बक्करवाल, गुज्जर, गद्दी, ये बक्करवाल जनजाति, यही सब जनजातियां क्या करती है, भेड़ का पालन करती है। क्या करते हैं, भेड़ का पालन करती है और ऊन का उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं, ऊन। और आप जानते हैं कि पश्मीना जो ऊन है, उत्तम किस्म का ऊन है, क्वालिटी, इन्हीं जनजातियों के द्वारा क्या करती है, तैयार की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बक्करवाल, गुज्जर, गद्दी तीनों कहां का जनजाति है, ये आपका हो गया जम्मू कश्मीर का। बक्करवाल, गुज्जर और गद्दी ये तीनों आपका कहां हो गया, जम्मू कश्मीर का हो गया। चलिए ठीक है। अगला जो जनजाति देख रहे हैं आप है लेपचा। लेपचा, मुरिया और सिक्किम तो लिखे हुए, डबल लिखा गया है, ध्यान रखना आपको। लेपचा और मुरिया क्या है, लेपचा और मुरिया। लेपचा और मुरिया जनजाति का संबंध कहां से है, सिक्किम से। कहां से है आपका, सिक्किम से। लेपचा जनजाति और मुरिया जनजाति दोनों का संबंध कहां, सिक्किम में। और लेपचा जनजाति क्वेश्चन पहले एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता था कि लेपचा जनजाति का संबंध कहां से है, तो सिक्किम से। लेपचा जनजाति का संबंध कहां से है, सिक्किम से। आपको लेपचा के साथ मुरिया को याद रखना है कि लेपचा, मुरिया, लेपचा, मुरिया कहां का, ये सिक्किम का है। लेपचा और मुरिया कहां का आपका हो गया, सिक्किम का हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो आप देख रहे हैं ये आपका है खेरवार। कौन सा है, खेरवार, गरसिया, जोनसारी, बुक्सा, पथरी, ये आपका कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। कहाँ का है, उत्तर प्रदेश यानी यूपी का। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका है गारसिया, गारो खासी जयंतिया, गारसिया, यहाँ है गारो खासी जयंतिया जो मेघालय का है। और यहाँ देख रहे हैं आप ये गरसिया जनजाति, खेरवार जनजाति, खेरवार, गरसिया, जोनसारी, बुक्सा और पथरी, ये आपका कहाँ हो गया, यूपी में। कहाँ हो गया, यूपी में। तो ध्यान रखना आपका कि क्या क्या है, खेरवार, गरसिया, जोनसारी, बुक्सा, पथरी, ये आपका कहाँ हो गया, उत्तर प्रदेश में। क्या क्या बताया आपको, खेरवार क्या बता रहे हैं, बोलना है मेरे साथ में आपको, और 2-4 बार आपको बोलते रहना है, तब लगातार दिमाग में मुंह पे बैठ जाएगा। क्या बताया आपको हम, सबसे पहले रखना है आपको खेरवार। क्या बता रहे हैं आपको, खेरवार, बुक्सा, खेरवार, बुक्सा, खेरवार, बुक्सा, बोलना है बार बार। क्या बोलना है आपको, खेरवार, बुक्सा, गरसिया, जोनसारी, पथरी, ये आपका कहाँ का हो गया, ये आपका हो गया उत्तर प्रदेश का। कहाँ का हो गया आपका, ये उत्तर प्रदेश का। आपको ध्यान में इस चीज को रखना है। चलिए
इसके बाद में देख रहे हैं आप अगला जो जनजाति है ये डफला। डफला है, मीरी है, अबोर है, मिसमी है। ये अरुणाचल प्रदेश का जनजाति है। कहाँ का ये? अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का जो जनजाति है, ये आप अरुणाचल प्रदेश जनजाति देख रहे हैं। डफला क्या है? डफला, मीरी, अबोर, मिसमी। डफला, अबोर, मीरी, मिसमी। आप बार बार बोलिएगा, जिस तरह मेरे मुंह पे बैठा हुआ है जनजाति, उसी तरह से आपके मुंह पे बैठ जाएगा। क्या क्या है? डफला, मीरी, अबोर, मिसमी। डफला, अबोर, मीरी, डफला, अबोर, डफला, अबोर, मीरी, मिसमी। ऐसे बोल सकते हैं या ऐसे कहिए, डफला, मीरी, अबोर, मिसमी। डफला, मीरी, अबोर, मिसमी। डफला, अबोर, मीरी, मिसमी। डफला, अबोर, मीरी, मिसमी। डफला, अबोर, मीरी, मिसमी। इस तरह सब कहिए बार बार, तो आपको याद हो जाएगा। डफला, मीरी, अबोर, मिसमी। ये कहाँ हो गया आपका? अरुणाचल प्रदेश में। और आपको बता दें ये सभी जनजातियां जो है अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग छोटे छोटे पहाड़ियां हैं और सभी पहाड़ियों में अलग अलग रूप से जनजातियां पाई जाती है। डफला, मीरी, अबोर, मिसमी। ये कहाँ हो गया आपका? अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद ये जनजाति तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। त्रिपुरी जनजाति कहाँ है? त्रिपुरा में। त्रिपुरी कहाँ है? त्रिपुरा में। त्रिपुरी जनजाति का संबंध कहाँ से है? त्रिपुरा से। त्रिपुरी जनजाति का संबंध कहाँ से है? त्रिपुरा से। त्रिपुरी संबंध कहाँ से है? त्रिपुरा से। त्रिपुरी कहाँ हो गया? त्रिपुरा। मिजो आप जहाँ देख रहे हैं, मिजो का संबंध है मिजोरम। मिजो से मिजोरम, मिजो से मिजोरम। मिजो जनजाति का संबंध कहाँ हो गया आपका? मिजोरम से। उसके बाद अंगामी। अंगामी कहाँ हो गया आपका? नागालैंड में। देखो नागालैंड में क्या था आपका? नागा जनजाति। यहाँ कहाँ गया? नागा, नागा, ये देखिए नागा का संबंध कहाँ से था? नागालैंड से। नागा का संबंध कहाँ से था? नागालैंड से। और यहाँ पे आपका कौन सा है? अंगामी। अंगामी भी कहाँ है? नागालैंड में। अंगामी भी कहाँ का है? नागालैंड का। आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है आप देख रहे हैं कि चेंचू, बंजारा, लंबाड़ा। क्या क्या है? चेंचू, बंजारा, लंबाड़ा। ये कहाँ हो गया? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश आंध्रा लोग क्या करता है? चेंचू करता है। चे 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 करते रहेगा। आंध्रा लोग क्या करेगा? चे 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 करते रहेगा, चेंचू। और साथ में क्या है? बंजारा, बंजारा और लंबाड़ा। तो आंध्र प्रदेश का चेंचू, बंजारा, लंबाड़ा। आंध्र प्रदेश क्या हो गया? चेंचू, बंजारा, लंबाड़ा। चेंचू, बंजारा, लंबाड़ा। चेंचू, बंजारा, लंबाड़ा। चेंचू, बंजारा, लंबाड़ा कहाँ हो गया आपका? ये आंध्र प्रदेश का जनजाति हो गया। इसके बाद जो आप देख रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जनजाति आपको देख रहा है मोपला। मोपला को इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि आप जानते हैं 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। और मोपला विद्रोह किसने किया था? ये मोपला जनजाति के द्वारा किया गया था। मोपला जनजाति के द्वारा। तो याद रखना आपको, मोपला जनजाति कहाँ हो गया आपका? केरल हो गया। इरुला, पनियन। इरुला, पनियन, मोपला। इरुला, पनियन, मोपला। ये कहाँ का हो गया आपका? केरल का। क्या क्या लिख रहे हैं यहाँ पे हम? इरुला जनजाति, पनियन जनजाति या मोपला जनजाति, इन संबंध इनका कहाँ से है? केरल से। कहाँ से हो गया? केरल से। तो ये सभी जनजातियां जो आप देख रहे हैं ये सारा आपका सारा लगभग सारा जनजाति को हम लोग कवर कर दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे हम 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। इस दोनों पॉइंट को आप समझ लीजिए। ये दोनों पॉइंट क्या है? कहता है आदिवासी शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले किया था ये ठक्कर बप्पा ने। किसने किया था? ठक्कर बप्पा ने। इन आदिवासी भारत में आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये ठक्कर बप्पा ने। ठक्कर बप्पा एक व्यक्ति हैं, इन्होंने जो है ना आदिवासी शब्द का भारत में सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था। यानी इनके द्वारा ही आदिवासी शब्द की मतलब कि बोलचाल भाषा में आदिवासी शब्द को इन्होंने कहा। यानी ध्यान रखना है आपको कि आदिवासी शब्द की उत्पत्ति जो है यानी प्रयोग जो सबसे पहले किसने किया? तो ठक्कर बप्पा ने। किसने किया? ठक्कर बप्पा ने। इसके बाद आपको याद रखना है कि आदिवासियों का जो मसीहा यानी आदिवासियों का जो संरक्षक कर सकते हैं, मसीहा कर सकते हैं कि आदिवासियों का मसीहा किसको कहते हैं? ठक्कर बप्पा को। किसको कहते हैं? ठक्कर बप्पा को। ये दोनों पॉइंट याद रख लिए क्योंकि एग्जाम में दोनों प्रश्न पूछा गया है, इसलिए हम साइड में अलग से इसको लिख लिए हैं कि आदिवासियों को मसीहा किसे कहते हैं? तो ठक्कर बप्पा को। आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो ठक्कर बप्पा ने। तो इस प्रकार से ये जनजाति शब्द देख रहे हैं, जनजाति जितने भी हमारे भारत में पाया जाता है, इनसे जितने भी मुख्य पॉइंट बनते हैं, इन सभी पॉइंट को हमने इस वीडियो में कवर कर दिया है। और आप इस वीडियो को 2 से 3 बार बार देखिएगा या एक बार कॉपी में लिख करके 2 से 3 बार इसको अगर पढ़ लीजिएगा और बार बार एक ही शब्द को बार बार 3 से 4 बार कहिएगा, एकदम माइंड में ये सेट हो जाएगा। और इससे ज्यादा एग्जाम में जनजाति से बाहर आपको प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में अपना राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जरूरी है। सबसे पहले नंबर में अगर आपको मेरे जितना भी वीडियो पढ़ना है, जो भी चीज़ आपको हम के बीच में लाएंगे वो आपका एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। तो आज के क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।